हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वेलोसिटी मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 9 के गणित के महत्वपूर्ण सूत्र जो पाठ में दिए हैं, अध्याय बाई अध्याय, उनको हम देखते हैं कि कौन-कौन से सूत्र हैं। पहले अध्याय 1 जिसमें संख्या पद्धति है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे। इसमें वास्तविक संख्याएं पर संक्रियाएं ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे पहला है कि रूट अंडर रूट ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। सेकेंड दूसरा क्या है, जहाँ ए और बी क्या है, एक वास्तविक संख्याएं हैं। अंडर रूट ए अपॉन बी इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी हो जाएगा। फिर रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू ए माइनस बी। ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी इक्वल टू रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। फिर चौथा नंबर क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू बी प्लस में बी। फिर क्या लिखा है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम कुछ होते हैं। कुछ घातांक नियम होते हैं, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन। दूसरा क्या है घातांक नियम, ए की पावर एम इन उसके पावर में एन, यानी घात के ऊपर घात हो। जब घात के पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का गुणा हो जाता है, यानी घात के ऊपर घात हो तो घात का गुणा होता है, ए की पावर एम प्लस एम इंटू एन। थर्ड नंबर क्या है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। यहाँ पर ये देखते हैं कि जब आधार समान हो घातों का क्या हो जाएगा, घातांक माइनस में हो जाते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, ए की पावर एम और बी की पावर एम इक्वल टू ए बी की इनका होल पावर एम। इन दोनों का इकट्ठा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा और इन सब का पावर एम में। किसी भी नंबर से दिया है तो उसके घातांक में अगर जीरो है, किसी के पास कोई भी संख्या है उसके घातांक में पावर में जीरो है तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो है तो अध्याय 1 के महत्वपूर्ण कुछ सूत्र थे। फिर चलते हैं दूसरे पार्ट में, कौन से सूत्र हैं ये कुछ अध्याय 2 के, जिसका अध्याय 2 का नाम क्या है, बहुपद पॉलिनोमियल। इसकी बेजी सर्व संख्याएं, कुछ सर्व संख्याएं हैं जो हमारे पाठ हम सवाल हल करते समय इन सब सर्व संख्याओं का उपयोग करते हैं। सर्व संख्या फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। सर्व संख्या सेकंड है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। फिर सर्व संख्या थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। फिर सर्व समीकरण फोर्थ, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए इंटू बी। सर्व समीकरण फिफ्थ क्या कहता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस 2zx। फिर सर्व समीकरण सिक्स क्या है, एक्स प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अगर हम इसको चाहे तो दूसरे ही रूप में लिख सकते हैं, इस तरह भी उपयोग हम करते हैं। सर्व समीकरण का यूज इस तरह भी किया जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये जो है ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट ओपन करने पर क्या होता है कि 3x एक्स का 3x स्क्वायर वाई इन प्लस में 3x वाई के स्क्वायर। फिर सर्व समीकरण क्या है, सर्व समीकरण सेवेंथ है नंबर, एक्स माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। या इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। सर्व समीकरण 8 नंबर क्या है, सर्व समीकरण 8, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz इक्वल टू
3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस प्रकार ये जो है अध्याय 2 का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे जिनको हम देख लिए। अब चलते हैं अध्याय 3 में। अध्याय 3 का निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें क्या होता है कि कुछ निर्देशांक दिए रहते हैं। हम जानते हैं कि x अक्ष है ये, और ये वाले क्या हो जाएगा, y अक्ष। ठीक, x अक्ष को हम क्या कहते हैं, वो क्षैतिज रेखा, और y अक्ष को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, x अक्ष के जो निर्देशांक दिए रहते हैं उनको हम भुज कहेंगे, और इसको y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश इस तरफ धनात्मक होगा, फिर ये y का धनात्मक, x ऋणात्मक हो जाएगा, और ये y का ऋणात्मक। प्रथम चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश माना जाता है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चतुर्थांश जो है, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों प्लस में होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस और y प्लस में। पहले हम जब कभी दर्शाएंगे तो x का निर्देशांक, उसके बाद y का निर्देशांक भी दर्शाया जाता है। और ये चतुर्थांश थर्ड में क्या हो जाए, दोनों माइनस में होते हैं। चतुर्थांश फोर्थ में प्लस और माइनस, यानी प्लस x में और माइनस y। ठीक, यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं। ये कुछ इस प्रकार थे। जैसे मूल बिंदु का निर्देशांक को क्या होता है, 0 0 होती है। क्षैतिज रेखा x अक्ष को कहते हैं भुज, x निर्देशांक को भुज कहते हैं, इसको भुज कहा जाएगा। और ये y निर्देशांक को कोटि, ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष और कोटि y निर्देशांक। इस प्रकार अध्याय 3 के कुछ महत्वपूर्ण। अब चलते हैं अध्याय नंबर 4 में। अध्याय 4 में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र नहीं है। अध्याय 5, ये अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें यूक्लिड के कुछ ज्यामिति के परिचय दिए हैं कि कैसे होता है, उसके बारे में कुछ देखते हैं। यूक्लिड की अवधारणाएं निम्न थी। यूक्लिड ने क्या क्या अवधारणाएं दिए हैं। अवधारणा क्या है, एक बिंदु से एक एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी यूक्लिड का कहना है, अवधारणा फर्स्ट अवधारणा यह है कि एक, और ये देखो, पर एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच में एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। फिर यूक्लिड के दूसरा अवधारणा क्या कहता है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक ये शांत रेखा था, इन दोनों को हम अनिश्चित रूप से दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। फिर अवधारणा 3 क्या कहता है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी से त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी हम एक मान लेते हैं कि ये था हमारे पास एक बिंदु, इसको केंद्र मान लेते हैं और एक त्रिज्या मान लेते हैं r। इससे हम एक वृत्त बना सकते हैं, एक वृत्त खींची जा सकती है। फिर अवधारणा चौथा क्या कहता है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण मतलब 90 अंश, तो सभी 90 अंश एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। पांचवा अवधारणा क्या कहता है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो ये दोनों सीधी रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलते हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम हो। यानी एक समकोण मतलब 90 अंश, दो समकोण मतलब 180 अंश। जैसे ना कि जब दो समांतर रेखाओं पर एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर, ये दो सीधी रेखा थे और एक सीधी रेखा इस पर गिरकर ये ऐसे, ये जिस तरफ ये दो समकोणों से कम बनेगा, कोणों का योग दो समकोणों से कम होगा, यानी 180 अंश से कम होगा। इन रेखाओं को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे से मिलती है। अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते हैं और इस वाले को ऐसे, तो एक दूसरे से मिलती है कुछ दूरी। ये थे अध्याय 5 के यूक्लिड की ज्यामिति के कुछ अवधारणाएं। अध्याय 6 क्या कहते हैं, रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। कुछ रेखाएं हैं और उनके कोण कैसे निर्माण कर रहे हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटते हैं और यह एक्स अंश है, यानी न्यून कोण ये कब बनेगा, जब इसका मान 0 से अधिक और 90 अंश से कम होगा, तो ये कोण क्या कहलाएगा,
न्यून कोण जब 2 रेखा इस प्रकार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और उनके बीच में एक जो कोण बने उसका नाम अगर वो उस कोण का माप 90 अंश है तो कौन-सा होगा? समकोण होगा। फिर आगे अधिक कोण का मान कब होगा? अधिक कोण कब होगा? जब 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम। उस कोण का मान जब 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम होगा तब वो अधिक कोण होगा। ऋजु कोण कब होते हैं? 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। यानी इस पूरे एक एक सरल रेखा पर बने कोण कितने होते हैं? 180 अंश होते हैं। तो ये पूरे कितने होंगे? 180 अंश। फिर आगे क्या है कि प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं? 180 अंश से ज़्यादा यानी 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश से कम बने कोण को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। फिर इसी के कुछ प्रमेय दिए हैं, जैसे प्रमेय 6.1 यदि 2 रेखाएँ परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये देखो 2 रेखा प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक-दूसरे को, तो इनके ये क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये जो कोण बनेगा ये एक-दूसरे के बराबर होंगे और ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा, यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। फिर अगला तो वे रेखाएँ जो एक ही रेखा के समांतर हों, परस्पर समांतर होती हैं। यानी एक पीक्यू रेखा था जो टीयू के समांतर था। तो ये टीयू किसके समांतर है? आरएस के समांतर। ये कह रहा है वे रेखाएँ जो एक ही रेखा के समांतर हों। यानी पीक्यू समांतर है आरएस के और पीक्यू समांतर है टीयू के। तो आपस में सब समांतर होंगे, एक-दूसरे के सभी समांतर होंगे। अध्याय 7 है। अध्याय 7 क्या है? त्रिभुज, ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की कुछ सर्वांग समता के नियम दिए गए हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम यस ए यस भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। यानी कब ये नियम लगेगा? जो 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएँ और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं के और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों। यानी 2 त्रिभुज जब सर्वांगसम तब होंगे, ये 2 त्रिभुज है मान लेते हैं, ये सर्वांग तब होंगे भुजा यानी यस और ए यानी कोण। इन एक कोण और 2 भुजा, एक भुजा ये दोनों त्रिभुजों के बराबर होंगे तब नियम क्या लगेगा? यस से यस भुजा यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। फिर इसी प्रकार क्या कहता है और दूसरा ए या से यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। 2 त्रिभुज सर्वांग होते हैं यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो। यानी जब 2 कोण होंगे और 1 भुजा तब कौन सा लगेगा? कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। फिर तीसरा क्या है? यस ए यस सर्वांग समता नियम। यस यस नहीं सॉरी यस 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 सर्वांग समता नियम भुजा 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 सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। यानी त्रिभुज जो है 2 त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज ये सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर हों। यानी इस भुजा के ये वाला बराबर हो और दोनों ये वाला भुजा इसके बराबर हो। ये 2 त्रिभुजों के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तब यस सर्वांग समता नियम लगेगा। आरएचएस नियम आरएचएस नियम कब लगेगा? समकोण कर्ण भुजा आर यानी राइट एंगल, एच कर्ण और यस यानी भुजा सर्वांग समता। यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि 2 त्रिभुज हैं और दोनों क्या रहेंगे? समकोण और उनका कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के बराबर होंगे तभी नियम लगेगा आरएचएस समकोण यानी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। फिर एक और नियम है कौन सा? यह एएएस कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज की 2 कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। यानी 2 त्रिभुज रहेंगे उनके 2 कोण और एक भुजा, एक त्रिभुज 2 त्रिभुजों के 2 कोण और एक भुजा के बराबर होंगे तब वो सर्वांग समता एएएस सर्वांग समता नियम लगेगा।
त्रिभुज के कुछ नियम होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर बराबर भुजा है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं। यानी अगर इसका कोण बराबर है, ये दोनों कोण, इन दोनों के सम्मुख भुजा भी बराबर होंगे। यानी इसके सम्मुख को भुजा ये वाला और इसके सम्मुख भुजा ये, और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। यानी कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों भुजा बराबर हैं, इसके सभी कोण 90 अंश के होंगे। अध्याय 8 चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण दिए हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है। इसके कुछ गुण। किसी समांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं? किसी समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। यानी ये सर्वांगसम त्रिभुज है, इसके विकर्ण जो है तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। फिर आगे क्या है? 8.1 समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी ए बी बराबर होगा डी सी के और डी ए बराबर बी सी। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर रहते हैं, यानी ए डी बराबर होगा बी सी के और ए बी बराबर होगा सी डी भुजा के। फिर क्या लिखा? यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। यानी इन दोनों के युग्म, ये अगर ए डी बराबर है बी सी के और ए बी बराबर है सी डी के, तो ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज होगा। फिर यदि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। फिर अगला नियम क्या है? अगला, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज, यानी सेम वही कि कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी अगर है तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। फिर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। यानी विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ओ ए बराबर होगा ओ सी के और ओ बी बराबर होगा ओ डी के। फिर यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करें, बराबर भागों में बांटे तो एक समांतर चतुर्भुज होगा। फिर क्या कहते हैं कि दूसरा प्रमेय है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी क्या कहते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु क्या था? बी था और एक ई, मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, यानी इन दोनों को जो रेखाखंड मिलाया है ये समांतर होगा, डीई समांतर हो जाएगा बीसी। ये देखिए बीसी समांतर डी हो जाएगा। फिर इसी के बाद किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती। इस रेखा के मध्य बिंदु और बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को समद्विभाजित करता है। ठीक, इसे मध्य बिंदु होगा। इस प्रकार अध्याय 8 के महत्वपूर्ण सूत्र हो गए। अब अध्याय 9। अध्याय 9 क्या है? अध्याय वृत्त सर्कल। सर्कल है ये कि सर्कल, इसमें केंद्र होते हैं, केंद्र से परिधि के बीच की जो रेखा होती है ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के अंदर कोई भी रेखा जो केंद्र से नहीं होता, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक खींची गई रेखा जीवा होती है, वृत्त की जीवा। वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी ये जीवा ए बी बराबर सी डी था, क्योंकि ए बी बराबर सी डी, तो ये जो कोण बनाते हैं केंद्र पर, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण एक बराबर होगा कोण दो के। फिर दूसरा क्या कहता है? न यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। यानी सेम उसी के उल्टा, अगर ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो जीवाएं भी बराबर होंगी। प्रमेय 9.3 एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये वृत्त का केंद्र था, एक जीवा ए बी था, इस पर डाला गया लंब
जो OM लंब है जीवा को समद्विभाजित करेगा, इन्हीं 2 बराबर भागों में बाँटेगा, AM बराबर हो जाएगा BM। इसी के जस्ट विलोम इसका एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। यानी इस जीवा को समान 2 भागों में बाँटने के लिए एक रेखा खींची गई, जो इस पर क्या होगा? लंब होगा। 9.5 एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। यदि इस वृत्त के 2 बराबर जीवाएं हैं तो केंद्र से बराबर इनकी दूरी क्या होगी? बराबर होगी, यानी OL बराबर होगा OM के। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, यानी इस केंद्र से समान दूरी पर है 2 जीवाएं, तो ये लंबाई में भी बराबर होगी। 9.7 एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। यानी वृत्त के ये देखते हैं जो केंद्र पर आंतरिक कोण है, यहाँ जो कोण है वृत्त के किसी भी भाग पर बने कोण का उसका 2 गुना होगा, यानी ये कितना होगा? 2 गुना। PO POQ POQ किसका 2 गुना होगा? PAQ का, यानी इसका इस वाले का 2 गुना होगा। देखिए वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। कोण PCQ बराबर PAQ। ये वृत्तखंड है, इस पर वृत्तखंड क्या मान लेते हैं? PQ। इस पर जो बने कोण PA PA PAQ और PCQ, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। फिर अगला क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। ये एक वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कोण A और कोण C मिलकर कितना बनाएंगे? 180 अंश, और कोण B और कोण D मिलकर बनाएंगे 180 अंश। फिर यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म का योग 180 अंश हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है, यानी इस प्रमेय का विलोम है। किसी भी चतुर्भुज वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है, तो यानी बी और डी मिलाकर बनाएंगे 180 अंश, तो ये क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। फिर अध्याय 10 के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। हीरोन का सूत्र, अध्याय 10 में क्या? हीरोन का सूत्र। अर्ध परिमाप, ये तीनों भुजाएं हैं, ABC त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। अर्ध परिमाप तीनों का योग को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें अर्ध परिमाप प्राप्त होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है अंडर रूट S इंटू S माइनस ए S माइनस बी इंटू S माइनस सी। इस प्रकार अध्याय 10 के महत्वपूर्ण सूत्र थे। अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठ इसमें क्या है? तीन आकृति दिए हैं जिनका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। जैसे एक शंकु है, दूसरा गोला और अर्धगोला। ठीक, इस पाठ में हम 3 ही चीज सीखेंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और आयतन निकालना, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन निकालना और अर्धगोले का। कुछ इसके महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे शंकु का क्या होता है? त्रिज्या h ऊंचाई हो जाएगी और l तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। ये गोले की त्रिज्या r है और अर्धगोले की त्रिज्या r है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहर के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा? पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका सूत्र हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो आज हमने कक्षा 9 गणित के महत्वपूर्ण सूत्र देख लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।